हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। भारतीय जाति व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को समझने के साथ यह जानना आवश्यक है कि इस जटिल और व्यापक व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। वास्तव में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का इतिहास इतना प्राचीन है कि इस व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित किसी प्रमाणिक आधार को समझ सकना बहुत कठिन है। यही कारण है कि पश्चिमी तथा भारतीय विद्वान ने भिन्न भिन्न आधारों पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। जाति की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विचारों को अनेक सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। नंबर 1, परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत का स्रोत विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत तथा विभिन्न स्मृतियाँ हैं। इन सभी धर्म ग्रंथों ने कुछ अलौकिक विश्वासों तथा धार्मिक आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। इसलिए हम इन विचारों को परंपरागत सिद्धांत के नाम से संबोधित करते हैं। भारत में जातियों के निर्माण की प्रक्रिया वर्ण विभाजन से आरंभ हुई है। वर्णों के विभाजन का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस सूक्त में बताया गया है कि ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का उदर से निम्न भाग से है तथा शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। उपनिषदों के द्वारा सभी कार्य पूरे नहीं किए जा सकते हैं, तब विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मा ने क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण का निर्माण किया। नंबर 2, प्रजातीय सिद्धांत। अनेक विद्वानों ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को प्रजातीय भिन्नता, प्रजातीय संघर्षों, प्रजातीय मिश्रण के आधार पर स्पष्ट किया है। इनमें हरवर्ण, रिजले तथा डी.एन. मजूमदार प्रमुख हैं, जबकि घुरिये तथा एन.के. दत्ता ने भी इनके अनेक विचारों को स्वीकार किया है। रिजले के अनुसार आज से बहुत समय पहले जब आर्य लोग फारस की ओर से भारत आए थे, तब उनका यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों से भारी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में आर्यों की विजय होने के कारण उन्होंने द्रविड़ों के दासों के समान व्यवहार करना आरंभ कर दिया। आर्यों में स्त्रियों की कमी होने के कारण उन्होंने अनुलोम का नियम बनाया, जिसके अनुसार आर्य लोग द्रविड़ स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, लेकिन द्रविड़ पुरुषों को आर्य स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। भारत में आने से पहले भी आर्य लोग अनेक सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। इस दशा में धीरे धीरे रक्त की विशुद्धता के आधार पर स्वयं आर्य भी 3 प्रमुख वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विभाजित हो गए। अनार्य लोगों को शूद्र कहा जाने लगा। इसके बाद विभिन्न वर्णों के बीच विचादीय मिश्रण होने तथा अनुलोम के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से जिन नए समूहों का निर्माण उन्हें एक एक जाति के रूप में देखा जाने लगा। विभिन्न वर्णों और जातियों का निर्माण प्रजातीय आधार पर होने का ही परिणाम है कि उनके शारीरिक लक्षणों में एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। डॉक्टर मजूमदार ने बताया है कि भारत में समय समय पर अनेक प्रजातीय समूहों ने प्रवेश किया तथा सभी ने अपने ही समूह के अंदर विवाह करने की नीति को अपनाकर अपने रक्त की विशुद्धता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। कालांतर में विभिन्न प्रजातीय समूह तथा रक्त के विभिन्न मिश्रण से बनने वाले नए समूहों से विभिन्न प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। विभिन्न जातियों के साथ बीच विवाह, सामाजिक संपर्क
खान पान तथा व्यवसाय से संबंधित प्रतिबंध रक्त की विशुद्धता को बनाए रखने की से संबंधित है। यह सिद्धांत भी वर्णों के विभाजन से अधिक संबंधित है। जातियों की उत्पत्ति पर विशेष प्रकाश नहीं डालता है। वास्तव में प्रजातीय मिश्रण संसार के सभी देशों में हुआ है, लेकिन प्रजातीय मिश्रण के आधार पर भारत में जातियों की उत्पत्ति कैसे हो गई है, यह सिद्धांत विभिन्न जातियों के आनुवंशिक विश्वास या व्यवसाय तथा छुआछूत के विचारों पर कोई प्रकाश नहीं डालता। इन्हीं कारणों से इस सिद्धांत को अधिक प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। व्यवसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक नेस्फील्ड ने ब्लेंड तथा दल-लमन ने भी इन्हीं के विचारों का समर्थन किया। नेस्फील्ड का विचार है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को प्रजातीय आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तव में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही एकमात्र विभाजन नहीं था। यज्ञों तथा कर्मकांडों को पूरा करने की भी सभी लोगों की स्वतंत्रता थी। धीरे धीरे जब यज्ञों और कर्मकांडों का काम बहुत जटिल हो गया, तब उन्हें पूरा करने वाले व्यक्तियों को समाज में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो गई। इन्हीं व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा जाने लगा। धार्मिक कार्यों पर जब ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया, तब शक्ति संपन्न लोगों ने शासन के कार्य अधिकार कर लिया। यही लोग क्षत्रिय कहलाए। इसके बाद जिस वर्ग ने व्यापार और पशुपालन का अधिकार स्थापित किया, उन्हें वैश्य कहा जाने लगा। अन्य वर्गों के पास केवल वे व्यवसाय शेष रह गए थे जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों की उच्चता निम्नता के आधार पर ही विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की तुलना में उच्च और निम्न सामाजिक स्थिति प्राप्त हो गई। ब्लंट ने यह स्पष्ट किया है कि जब विभिन्न व्यवसाय करने वाले वर्ग शक्तिशाली समूहों में संगठित हो गए, तब उन्होंने अपने समूह में विवाह की नीति को अपना लिया, जिससे उनका व्यवसाय ज्ञान दूसरे समूहों को न मिल सके। इसी के फलस्वरूप व्यवसाय के आधार पर बढ़ने वाली जातियों के बीच विवाह, खान पान, व्यवसाय तथा सामाजिक संपर्क का विभाजन बढ़ता गया। इस सिद्धांत की सबसे अधिक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इससे निम्न जातियों की उत्पत्ति का कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। यह सिद्धांत ना तो हजारों जातियों और उन जातियों के विकास की ही प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और ना ही इससे खान पान के प्रतिबंध का कोई कारण मिल पाता है। यह मानना भी बहुत कठिन है कि जातियों के निर्माण में धार्मिक विश्वासों की कोई भूमिका नहीं थी। ब्राह्मणवादी सिद्धांत। जी.एस. घुरिये इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। आपके अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मण की एक चतुर सुनियोजित योजना का परिणाम है। अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए घुरिये ने प्रजातीय, धार्मिक और पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों की भी सहायता ली। घुरिये के अनुसार भारत में आने से पहले ही आर्यन प्रजाति के लोगों में वर्गभेद, कर्मकांडों की पवित्रता और निम्न वर्ग के लोगों से दासों के समान व्यवहार जैसी विशेषताओं का प्रचलन था। यहाँ आकर उन्होंने जब द्रविड़ों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब उनसे न केवल दासों के समान व्यवहार करना आरंभ कर दिया, बल्कि कर्मकांडों की पवित्रता के आधार पर वे धीरे धीरे स्वयं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे 3 वर्णों में विभाजित हो गए। आरंभ में इन तीनों उच्च वर्णों के बीच विवाह, व्यवसाय, खान पान और सामाजिक संपर्क से संबंधित किसी तरह से प्रतिबंध नहीं थे। यद्यपि यह तीनों वर्ण द्रविड़ों से अपना मिश्रण रोकने के सभी संभव प्रयत्न करते रहते थे। इसके बाद भी यहाँ एक ऐसी इंडो आर्यन संस्कृति का विकास होने लगा जिससे ब्राह्मण वर्ण को सबसे अधिक पवित्र मानकर उसे विशेष अधिकार दे दिया। स्वयं ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए अनुलोम विवाह के नियम तथा पवित्रता और अपवित्रता की धारणा का व्यापक रूप से प्रचार किया। इसके फलस्वरूप अधिक पवित्र जातियां अपने से कम पवित्र जातियों के सामाजिक संपर्क, विवाह और खान पान के प्रतिबंध
अपनाने लगीं। यह प्रक्रिया उत्तर भारत से आरंभ होकर दक्षिण भारत तक फैल गई तथा पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर जातियों का विभाजन निरंतर बढ़ता गया। इस प्रकार घुरिये ने निष्कर्ष किया कि भारत की जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ और यहीं से इसे देश के दूसरे भागों में ले जाया गया। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।